किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में स्थित सभी कृषि अनुसंधान संस्थान किसानों की आय बढ़ाने और विभिन्न नवाचारों में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान किसानों की आय बढ़ोतरी और विभिन्न नवाचारों में अपना योगदान दे रहा है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में भेड़ पालन आमदनी को निरंतर बनाए रखने वाला सबसे मजबूत माध्यम है। हमारे किसान भाई और हमारे प्रदेश के पशुपालक भाई इस बात को अच्छे से समझते हैं कि भेड़ पालन करने से निरंतर साल भर आमदनी बनी रह सकती है। भेड़ों पर अनुसंधान के लिए ICAR का एक प्रमुख संस्थान राजस्थान में स्थित है, जिसका नाम है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, मालपुरा, टोंक। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली। यह संस्थान भेड़ों की प्रजाति, भेड़ों पर अनुसंधान और भेड़ों के विकास के लिए समर्पित संस्थान है। यहाँ के वैज्ञानिकों की टीम निरंतर भेड़ों पर अनुसंधान कार्य करती रहती है। संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि किसानों और पशुपालकों को भेड़ पालन के प्रति आकर्षित करना। इसी मकसद को लेकर लगातार यहाँ साल भर विभिन्न प्रकार के शोध कार्य होते रहते हैं। जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन। प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि अभी मैंने पीछे किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी के दौरान बताया कि भारत की जो ऊन है वो कालीन निर्माण के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है और देश में पैदा होने वाली ऊन लगभग 85% कालीन का धागा बनाने के काम आती है। यहाँ जो आप मशीनें देख रहे हैं, उन मशीनों में कालीन के लिए उपयुक्त धागा बनाया जाता है ना, जो कि जो है ना 4 NM का होता है और 4 NM से आप ये समझिए कि 1 ग्राम में 4 मीटर लंबाई का धागा होता है और ये गलीचा के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। इससे उच्च गुणवत्ता के गलीचे बनते हैं। भारतीय ऊन में जो एक रेशे के अंदर बाल सुरंगता होती है, मेडुलेशन होता है, जिसकी वजह से इससे बनने वाले जो गलीचे हैं वो स्प्रिंगीनेस मिलती है। जब हम उसके ऊपर खड़े होते हैं तो हमें मुलायम फील होता है, क्योंकि उसके बीच की हवा निकल जाती है और जब इसको हम जो है ना इसके ऊपर से पैर हटाते हैं तो वापस हवा उस रेशे के अंदर चली जाती है और अगले बार जो है वो हमें उतना ही आराम और सहूलियत महसूस होती है। विदेशी ऊन भी इंपोर्ट होकर के इसमें मिलाई जाती है, क्योंकि हमारे देश में इतनी ऊन का उत्पादन नहीं होता है ना। तो और विदेशी ऊन हमारे बनने वाले गलीचे की मजबूती प्रदान करता है और देसी ऊन उसमें स्पॉन्जीनेस लेकर के आता है। तो इन दोनों के सम्मिश्रण की वजह से भारत में बनने वाले जो गलीचे हैं उनकी गुणवत्ता विश्व में सबसे बेहतर मानी जाती है और लगभग 15,000 करोड़ का गलीचा हम हिंदुस्तान से बाहर निर्यात करते हैं। तो इस कार्यक्रम में हम इस कार्य प्रयोजन में सर्वप्रथम हम जो है ना किसानों से प्राप्त ऊन की जो धुलाई करते हैं और धुलाई से पहले उसमें बची हुई रेत मिट्टी वगैरह झाड़ करके झाड़ने वाली मशीन में अलग करते हैं, स्टेप क्लीनर या ओपनिंग मशीन में। फिर उसके बाद उसकी हम धुलाई करते हैं सोडा ऐश से और उसमें नॉन एडिक लिक्विड डिटर्जेंट, यानी कि जो आप ये कहिए कि जैसा हम रिकमेंड करते हैं ना कि ऊनी कपड़े को धोने के लिए इजी यूज़ करना चाहिए, जिसमें सोडियम आयन ना हो। नहीं तो सोडियम आयन जो होता है या कास्टिक जो होता है वो ऊन को नुकसान करता है। तो ऊन की धुलाई में सोडा ऐश NO2CO3
और लिक्विड डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं ताकि उससे अच्छे सफाई हो जाए और भेड़ में जो उसका पसीना होता है या उसकी जो वूल वैक्स होती है वो निकल जाए, है ना। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं निकालते हैं तो जब हम कपड़ा बनाएंगे या धागा बनाएंगे, उसको रंगने जाएंगे तो उसके ऊपर पूरा रंग अच्छे से नहीं चढ़ेगा और असामान्य रंग की वजह से बनने वाला कपड़ा या गलीचा भी खराब दिखेगा। तो एक समान रंग लाने के लिए इसकी धुलाई करना अत्यंत आवश्यक है। तदुपरांत इसको हम जो है ना वूल को हम बिछा करके लॉट बनाते हैं और इसमें वूल वैचिंग ऑयल मिक्स करते हैं। वूल वैचिंग ऑयल मिक्स करने का मुख्य प्रयोजन ये है कि जैसे हम अपने बालों की कंघी करते हैं तो तेल लगा करके करनी चाहिए, अदरवाइज हमारे बाल जरूर टूटेंगे, ज़्यादा टूटेंगे। तो बालों की लंबाई को मेंटेन रखने के, लंबाई जितनी ज़्यादा मेंटेन रहेगी उतना ही अच्छा क्वालिटी का धागा बनेगा। तो इसलिए उसके अंदर वूल बैचिंग ऑयल लगा करके उसको रात भर रखते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर क्रिएट हो जाए। फिर उसको हम कार्डिंग मशीन में उससे पूनी तैयार करते हैं। कार्डिंग मशीन में हम पीछे ऊन को, मॉइस्ट की हुई ऊन को डालते हैं और 3 मशीनों के प्रसंस्करण के बाद उससे सीधे पूनी बन जाती है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि ये जो पूनी रखी हुई है, तो ऊन हमें इस प्रकार की पूनी में कन्वर्ट होकर के मिल जाती है और ये जो पूनी है इससे फिर जो है ना स्पिनिंग मशीन में इसमें ऐंठन दे करके धागा तैयार हो जाता है। यही धागा फिर उसके बाद जो है ना रीलिंग मशीन में जाता है, लच्छी बनती है और उसके आगे के प्रसंस्करण में काम आ जाता है। लच्छी हम डाई भी कर सकते हैं और लच्छी से फिर कोन में कन्वर्ट करके हम उसको वार्पिंग में काम में लेते हैं और गलीचा बनाने का कार्यक्रम लूम पे या हस्तगठित गलीचे पे किया जाता है। इसके बाद गलीचे की फिनिशिंग की जाती है, उसके जो पाइल को जो है ना एक समान किया जाता है और डिज़ाइनिंग जो होती है उसको उकेरा जाता है ना। ये सारा काम हाथ से होता है। तो ये हस्तगठित गलीचा बनाना एक बहुत ही टीडियस काम है और इससे लगभग देश में 30 से 50 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर हम भेड़ पालकों को भी इसमें शामिल कर ले तो लगभग इससे जो है ना लगभग 70 से 80 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, संस्थान का एक और मुख्य शोध कार्य रहा है दुम्बा भेड़ पर। यह भेड़ यहां विकसित की जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। आइए जानते हैं कि दुम्बा भेड़ की क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से इसका वैज्ञानिक तरीके से पालन किया जाता है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं अभी दुम्बा की फार्मिंग के बारे में। अभी दुम्बा एक स्पेशल प्रकार की भेड़ है जो मुख्य रूप से मांस के लिए पाली जाती है। यह जो भेड़ है इसकी जो पूंछ है, बाकी जो भेड़ होती है उनकी टेपरिंग टाइप की पूंछ होती है और इसकी पूंछ होती है फेट टेल, जिसकी रंप टाइप का टेल होता है, उसमें फेट भरी हुई होती है। जैसे कि ऊँट के कुबड़ में जो फेट होती है सेम वैसी ही फेट इसकी पूंछ में होती है। और ये जो इसकी पूंछ है ये राजस्थान जैसे इलाकों के लिए बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि जिस प्रकार से ऊँट रेगिस्तान में जिंदा रहता है इसके उस फेट वसा को पानी में और एनर्जी लेके, उसी प्रकार से ये भेड़ें भी पूंछ में स्टोर एनर्जी को जब स्केर्सिटी होती है तो उसके अपने जीवन यापन में काम में लेती हैं। इन भेड़ों की एक सबसे बड़ी खास बात यह है इनकी ग्रोथ पैटर्न। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो बाकी जितनी भी हमारे पास ब्रीड हैं इंडिया में, उनकी जो ग्रोथ है वो हम 3 महीने का यदि बॉडी वेट लेते तो उनका बॉडी वेट आता है लगभग 15 किलो के आसपास और इसका बॉडी वेट आता है 3 महीने का नियर अबाउट 30 kg के आसपास। और 1 साल का जो अडल्ट बॉडी वेट है वो बाकी ब्रीड्स का आता है 30-35 के बीच में और इसका आता है 50 से 60 किलो के बीच में। तो इसकी जो ग्रोथ पैटर्न है यही इस भेड़ को बाकी जितनी ब्रीड्स हैं हमारे इंडिया में उनसे अलग करता है। और दूसरा ये है कि जो हमारा ये जो सेटअप है दुम्बा का, इस सेटअप में हमारा जो शेड है, इस शेड में हम नियर अबाउट अभी हमारे पास 200 भेड़ें हैं और 200 भेड़ों में हम जो बच्चे लेते हैं वो नियर अबाउट हमारे पास से पूरे ईयर में 150 के लगभग बच्चे आते हैं, जिनमें 50% मेल और 50% फीमेल रहती है। इसकी जो कॉस्ट है वो भी बाकी भेड़ों की अपेक्षाकृत मार्केट में ज़्यादा है। हमारी जो
गवर्नमेंट रेट के हिसाब से जो हमारी कॉस्ट है वो 1 साल तक का यदि कोई बच्चा है 3 महीने से 1 साल का तो उसकी है 650 रुपये किलो के हिसाब से, और 1 से यदि 2 साल का नर है तो उसकी है 52,000 रुपये, और 2 से 4 साल का यदि नर है तो उसकी है 62,000 रुपये, और उससे यदि ऊपर का कोई है तो वो 350 रुपये पर किलो के हिसाब से हम लोग इसको फार्मर्स को उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन यही यदि आप मार्केट में हम यदि इसको ढूंढने जाएं तो 3 से 4 महीने का जो बच्चा था उसी कॉस्ट नियर अबाउट जो अप्रोक्सीमेट 40,000 के आसपास है, और यदि साल भर का हो गया तो वो 1 लाख के अराउंड इसकी कॉस्ट उसको क्रॉस कर जाती है। इसकी अभी हमारे पास बहुत डिमांड है फ्रॉम द ऑल ओवर इंडिया। हमारे पास काफ़ी अब इसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसको कि हम जिस अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम किसानों को इसको उपलब्ध करवाते रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी दुम्बा जो भेड़ है ये मुख्यतः स्टॉल फीडिंग में पाली जाती है, जिसको कि हम बाहर घुमा के फिरा के चरवाहे में चारागाहों में चरा के नहीं पालते, इसको प्योरली स्टॉल फीडिंग में ही पालते हैं। और हम किसानों को यही सजेस्ट करते हैं कि इसको स्टॉल फीडिंग में ही पाला जाए, जिससे इसका बेहतर रिजल्ट किसानों को मिल सके। इवन जो बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें लोग इनको घरों की छत पे भी पालते हैं। अभी दुम्बा की इम्पोर्टेंस धार्मिक रूप से और इसकी ग्रोथ के दोनों के हिसाब से ही बहुत ज़्यादा है, और इम्पोर्टेंट है कि ये भेड़ आने वाले समय में भारत में जो मांस की मांग है उसको पूरा करने की क्षमता रखती है। संस्थान के वैज्ञानिक निरंतर नवाचार कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कई विभिन्न नवाचारी गतिविधियां हैं जिनके सहारे संस्थान आगे बढ़ रहा है। आज संस्थान का फायदा आसपास के किसानों को ही नहीं पूरे प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। आज किसान पशुपालक लाभकारी खेती के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि समन्वित कृषि प्रबंधन का यदि कोई बड़ा क्षेत्र है तो वो है भेड़ पालन और बकरी पालन। राजस्थान में भेड़ पालन और बकरी पालन में असीम संभावनाएं हैं। किसान इसे आमदनी से जोड़कर देखने लगा है। यह बदलाव है, ये खेती किसानी का एक नया बदलाव है, जिसे हमारे किसानों को समझना होगा, स्वीकार करना होगा और आत्मसात करना होगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर निरंतर इस दिशा में काफी सकारात्मक प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका श्रेय जाता है यहाँ के कुशल निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर को और यहाँ के कुशल वैज्ञानिकों की टीम को। किसान भाइयों, आपको आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र झालाना डूंगरी जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।